बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसे बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, काफी प्रश्न इसमें से आते हैं और स्कोरिंग है और बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, शुरू से समझेंगे तो बहुत ही इजी है। हेलो, हाँ नगर निगम से, हाँ बताओ। हाँ, कोना पार्क लाइट लगेगी छोटी, खराब है, इसे ठीक कर। ठीक है बच्चों। हाँ, बेसिकली से शुरू से जो बढ़िया तरह से समझेगा तो उसे तो लगेगा कि ये कुछ नहीं है लेसन, और जो शुरू में ही इसे मिस कर जाएगा उसे ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चीज है ये वैसे। इसलिए इसे शुरू से समझना है, ध्यान से समझना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी बातें हैं, सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, शुरुआत होती है भाई हमारे आसपास की चीजों से। हम देखते हैं कि आम का जो वृक्ष है उसके ऊपर उसके बीजों से जब दोबारा उगते हैं तो वो आम के ही पौधे होते हैं। गेहूं की फसल गेहूं देती है, सरसों की सरसों देती है, गाय के जो बच्चे हैं उनसे फिर फर्दर गाय पैदा होती है। हाउ इट इज सो, भाई ऐसा क्या है कि भाई एक प्राणी से वैसी सेम जैसा दूसरा प्राणी प्राप्त होता है? एक क्वेश्चन ये। दूसरा प्रश्न ये है, अगर एक ही पेरेंट्स के सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स का मतलब समझते हैं, भाई बहन है जो क्लोज हैं, वो कुछ मामलों में एक दूसरे से काफी मिलते हैं और कुछ मामलों में एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो भाई ये सब चीजें क्या है, व्हाट आर दीज? तो यही चीजें हम इस लेसन के अंदर समझेंगे। तीन टर्म्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। नंबर वन जेनेटिक्स, नंबर टू हेरिडिटी, नंबर तीन इनहेरिटेंस, है ना? ये थ्री वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स का अंतर भी समझना है हमें और इन्हें भी समझना है क्या चीज। बात करते हैं जेनेटिक्स की। जब हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स से मतलब है अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक शाखा है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो जिसमें अध्ययन होता है किसका? अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की तो उसमें दो शब्द लिखे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इनका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स। किस किस का अध्ययन? इनहेरिटेंस और वेरिएशन। वेरिएशन बोले तो भिन्नता। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है और हेरिडिटी का क्या मतलब है? दोनों काफी मिलते जुलते शब्द हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या है, जो प्रोसेस है, क्या चीज? प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? जिसमें कैरेक्टर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, द प्रोसेस जिनमें कैरेक्टर जो है कहां से जाते हैं? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। और अगर मैं हेरिडिटी की बात करूं तो हेरिडिटी वो है कि भाई अगर दो शब्द हैं, एक वॉट एक वाई, एक वॉट और एक वाई, हेरिडिटी। तो यहां पे हमने फिजिकली देखा कि भाई वो प्रोसेस और क्या हुआ। अगर मैं इस बात करूं कि भाई इनहेरिटेंस में क्या गए, लक्षण गए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसका प्रोसेस है। और ये पूरा प्रोसेस क्या बता रहा है?
कैसे हुआ है वो तो सब आएगा इनहेरिटेंस में, और क्या हुआ है ये आएगा हेरिडिटी बताती है क्या हुआ, और इनहेरिटेंस बताता है प्रोसेस ना। इनहेरिटेंस क्या बता देती है, वो पूरा प्रोसेस कि किस प्रकार से लक्षण कहां से कैसे जा रहे हैं, तो वो प्रोसेस तो है क्या, इनहेरिटेंस। और जो हुआ है, जो घटना हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। वास्तव में इनहेरिटेंस जो है, इट इज द बेस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस बेस है किसका, तो अगर मैं तीनों को देखूं तो ये तो है जेनेटिक्स, ये क्या है, ये क्या है, हेरिडिटी, जिसमें सारी चीजें आएंगी जो कुछ हो रहा है, और ये क्या है, क्लियर। तीनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया, उत्तर समझ में आ गया भाई। जेनेटिक्स तो एक ब्रांच है, जेनेटिक्स तो क्या है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, और वो पूरी घटना जो हुई है वो हेरिडिटी। क्लियर। हमारे पूर्वज हमसे जो पहले, वो ये बात तो जानते थे कि भैया ये प्राणियों में जो भिन्नता आ रही है, जो वेरिएशन एक दूसरे से आ रही है, या एक दूसरे के साथ जो रिजेम्बलेंस आ रही है, इसका कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। का कारण क्या है कि रिप्रोडक्शन की जो घटना है उसी में छिपा है ये कोई चीज, कि भाई ये कैसे हो रहा है। इसलिए क्या करते थे, अपने आसपास जो प्राणी थे उनके, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पेड़ पौधे हो, उनमें पहचानते थे कि उनकी कौन सी खास बात क्या है, उनके फेवर में, उनके लाभ में, उन्हीं को सेलेक्ट करते थे। उन्हीं को क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। किस काम के लिए, प्रोजनी कराने के लिए, कि भाई इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे, इन्हें ही हम आगे लेकर बढ़ेंगे और इनसे ही अपनी मनवांछित चीजें प्राप्त करेंगे। ठीक है, उन्हें ही मौका देते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो उनके लाभ में थे। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पंजाब की साहिवाल गाय। पंजाब की साहिवाल गाय कहां पाई जाती थी, ये जंगलों में पाई जाती। आप जानते हैं, वन गुजरों का नाम सुना है किसी ने, कौन होते हैं, हाँ देखो, हमने गाय भैंस जो आज हम पूरा मस्ती के साथ दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, बकरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में हमारे पूर्वजों ने जंगलों में से प्राणी को देखा, अच्छा भैया बछड़ा है, ये दूध पी रहा है, यानी दूध है इसके पास, इसके पास क्या है, फिर उसमें से सिलेक्ट करना कि भाई दूध में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जीनस कौन सी है, तो उन्होंने देखा पंजाब वाले एरिया में दैट इज साहिवाल। तो उन्होंने उसे क्या किया, पकड़ा गाय को, उसे पालतू बनाया, उसे मौका दिया क्या करने का, प्रजनन करने का, और उसकी ही प्रोडक्शन को क्या किया, बढ़ाया। इस प्रकार से हमने साहिवाल की नस्ल तैयार कर ली, इस प्रकार हमें साहिवाल नस्ल मिल गई। लेकिन ये कैसे प्रोसेस थे, जो हमारे पूर्वजों ने अपनाए, तो उन्हें एक बेसिक आइडिया था कि भैया ये जो लक्षण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। वो ये भी तो कर सकते थे, कोई दूसरी गाय का रिप्रोडक्शन करा देते, तो उन्हें पता लग गया कि भाई ये गाय नहीं देती दूध इतना, केवल साहिवाल गाय के ही बछड़े आगे, बच्चे आगे चल के दूध देते हैं, है? इन्हीं से प्रजनन करा के ही जो प्रोजनी मिलती रहेगी वो प्योर रहेगी, और वो नई नस्ल को जन्म देती है, दूसरी नस्लें जन्म नहीं देती। तो इतना तो वो जानते थे, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल कारण क्या है, वास्तविक रीजन क्या है भाई, दे डोंट, उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं। अब ये बातें चलती रही, लेकिन बातें नहीं बच्चों, 19वीं सदी के मध्य में, कब, 19वीं सदी के मध्य में एक साइंटिस्ट हुए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन हुए बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। और ग्रेगर मेंडल, जैसा कि मैं कि बीच का एक नाम हटा छोटा करने के लिए, तो ग्रेगर मेंडल, और संक्षेप में उन्हें क्या कह रहे हैं हम, मेंडल।
उन्होंने इस संबंध में प्रकाश डाला कि भाई कहीं ना कहीं खोजा जाए कुछ। कैसे? मेंडल साहब एक वास्तव में तो एक जहां वो रहते थे एक पादरी के बेटे थे वैसे तो, और उनके पास चर्च में बहुत सी जगह थी। यस सर। बहुत सी क्या थी? जगह थी जिसमें वो उनके पिताजी जो है क्या उगाते थे? सर वो पेड़ खेती करते थे, जो काम की चीजें वो उगाते थे। तो मेंडल जो है बहुत ध्यान से देखते थे चीजों को, और दे जब वो देखते थे तो वो देखते यार सारी फसलें झुंड है, लेकिन फिर भी सारी एक जैसी नहीं है, इनमें कुछ भिन्नता है। वाई इट इज सो? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि ये इसका रंग इसके रंग से अलग क्यों है? इसके फूल का रंग इसके फूल के रंग से अलग कैसे हो गया? इतने सारे फूलों में कुछ ही फूल ऐसे क्यों है? कुछ ही प्लांट ऐसे क्यों? तो उनमें एक जिज्ञासा हुई और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए 7 साल 1856 से लेके 1863 तक। और किस पर किए बच्चों? गार्डन पी पर। किस पर? गार्डन पी पर, नॉट स्वीट पी। किस पर किए थे? पाइजम सटाइवम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है गार्डन पी का? पाइजम सटाइवम, है ना? कौन सी फैमिली का पौधा है? लेग्यूमिनेसी है। फैबेसी। किसका है? फैबेसी का। हाँ लेग्यूमिनेसी है, लेकिन है, हाँ बदल गया नाम अब, है ना? फैबेसी किसका है? उस उसका एक पौधा है, मटर खाने के लिए इस्तेमाल होती है। स्वीट पी क्या है? लेथाइरस ऑडेटम, ये भी फैबेसी का ही है, लेकिन ये ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल जानते हैं? सजावटी पौधा, जिसे सजावट के लिए लगा लेते हैं, फूलों के लिए लगाते हैं। इसके फूलों की महक बहुत मीठी होती है, अच्छी लगती है। दैट्स व्हाई इट इज स्वीट बी। दैट्स व्हाई इट इज स्वीट बी। लेकिन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पे किए अपने? गार्डन पी के ऊपर। किसके ऊपर किए? क्या नाम है इसका? पाइजम सटाइवम। कौन सी फैमिली का है? फैबेसी का। ठीक है, एक फलीदार पौधा है। कैसा पौधा है? फलीदार पौधा है। इस पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। 7 साल कम नहीं होते, बहुत है ना? और मेंडल ही ऐसे वैज्ञानिक थे, या इन्हें विचारों को जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो इन्हें कोई मान्यता नहीं दी, इन्हें लोगों ने सीरियसली नहीं लिया कि ये क्या कह रहे हैं। क्यों? यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टैटिक एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का यूज बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया। सांख्यिकी आंकड़ों और गणितीय लॉजिक का प्रयोग बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करने के लिए किया। तो लोगों ने तो इसी बात पे लोग नाराज थे, यार ये बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लिया है, ऐसा भी कहीं। लेकिन दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और तभी वो सफल भी हो पाए। उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए, फिर उससे मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल किया, और उसे निकाल के इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जो लोगों के पास आ रहे थे कि भैया ये चीजें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा कैसे रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा कैसे रही। एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने पाइजम सटाइवम पे किया। किस पे किया? और उन्होंने क्या काम किया बच्चे? अपने प्लांट में
ऑपोजिट ट्रेट लिए, अभी समझाऊंगा मैं 3 वर्ड आपको, कैरेक्टर, ट्रेट एंड एलील। ये 3 डिफरेंस भी आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज कैरेक्टर, व्हाट इज ट्रेट एंड व्हाट इज एलील। इसमें भी आपको नहीं भटकना, अभी आएंगे, ये काफी विस्तार से चलेगी इस पे बात। तो इन्हें भी हमें समझना है कि ये आपस में एक नहीं है, अलग अलग चीजें। तो मेंडल ने क्या काम किया, ऑपोजिट ट्रेट लिए। उनका फील्ड जो था एक्सपेरिमेंट का वो बहुत बड़ा था। बड़ा फील्ड होने से उन्होंने आंकड़े काफी इकट्ठे किए, और फील्ड बड़ा होने से, आंकड़े इकट्ठा होने से, उनका जो रिजल्ट था ना, जो उन्होंने प्राप्त किया, वो वही था जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए। जो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, ना कि कोई बस अनुमान लगा लिया और उसके अनुसार हो गया। उन्होंने जो अनुमान लगाया था उसे प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट से। जैसे उन्होंने लंबा पौधा ले लिया, एक क्रेट लिया लंबा, वो ना ऑपोजिट रेट है। यस सर। है ना। इसी प्रकार से फ्लावर के कलर को लेके भी उन्होंने किया। तो इस तरह के कुछ ट्रेट्स लिए आएंगे, ये सभी अभी आगे फर्दर आएंगे, डिटेल आएगी। इसको इसको बेस मानते हुए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और उनकी फील्ड चूंकि बहुत बड़ी थी, फील्ड का मतलब क्षेत्र, जहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत प्लांट लगाए। और बहुत प्लांट लगाए तो बहुत प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग है, जनरेशन है। एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, भैया 7 साल उन्होंने लगाए। कितने लगाए, 7 साल लगाए उन्होंने अपनी इस थ्योरी। और कुछ लाज दे, कुछ प्रिंसिपल दे, कुछ नियम में बांधा अपनी बात, जिन्हें हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जिसे हम स्टडी करें। लेकिन फिलहाल बात यह है कि फाइजम सटाइवम को क्यों चुना उन्होंने, मीठी मटर को क्यों चुना, इसके कुछ कारण थे। और एक कारण तो ऐसा था जो नेचर ने प्राकृतिक रूप में उन्हें मिल गया, जिससे वो सफल हो गए। अगर वो ना होता तो शायद हो सकता है उनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ और हो। वो प्राकृतिक रूप से मिला उन्हें मटर में, उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा होता है, लेकिन वो हो गया, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। हालांकि उसके लिए भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। मटर वार्षिक पौधा है बच्चों, ज्यादा बड़ा नहीं जाता, 1 वर्ष में तैयार हो जाता है। उसमें कुछ डिस्टिंक्ट ट्रेट साफ दिखाई देते हैं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है स्पष्ट, वेरिएशन दिखाई देती है, अंतर दिखाई देती है। और उसके बीज अधिक मात्रा में प्राप्त, बीज अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, है ना। और सबसे बड़ा फायदा उसे ये मिला कि उसका जो हर एक ट्रेट था वो अलग जीन पे था, यानी एक जीन एक ट्रेट को गवर्न कर रहा। अगर वो कितने होते हैं मटर में, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कितने होते हैं, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बच्चों कितने कैरेक्टर लिए, 7 कैरेक्टर लिए, जिनके 14 ट्रेट थे। एक कैरेक्टर 2 ट्रेट के साथ रहता है सामान्यतः, एक कैरेक्टर में सामान्यतः कितने होते हैं, 2 ट्रेट रहते हैं। तो उन्होंने कितनी वैरायटी ली, 14 वैरायटी, 14 हो गई, जितने ट्रेट कितनी वैरायटी, कैरेक्टर कितने लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, कैरेक्टर, ट्रेट्स। एनसीईआरटी में 2 जगह दिखा रखे हैं ये, एक जगह लिस्ट बना के दिखा रखे हैं, एक जगह प्योर बना के दिखा रखे हैं। तो हम इस तरह से चलेंगे, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो कैसे चलेंगे, आपको पता लगता रहेगा। सबसे पहले हम लेंगे पेड़, पेड़ पे क्या लगते हैं, फ्लावर, फ्लावर क्या बनाते हैं, फ्रूट, फ्रूट में क्या होते हैं, सीड, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हाइट ऑफ स्टेप, हाइट लेंगे, क्या लेंगे, हाइट ऑफ स्टेप, जो तना है उसकी हाइट,
भैया हाइट के आधार पे दो ट्रेट हैं अलग अलग। ये टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। इसे ड्वार्फ के साथ एक और स्पेलिंग आती है, एक और चीज आती है क्या, एक और एक और शब्द इस्तेमाल किया है, वैसे तो जनरल ड्वार्फ ही किया है, एक और शायद शब्द इस्तेमाल किया है शॉर्ट शायद, हाँ। नंबर दो, क्या लगे इस पे, फ्लावर। तो फ्लावर में दो कैरेक्टर लिए, फ्लावर का एक तो कलर, कलर क्या क्या थे भैया, वायलेट एंड व्हाइट। एक थी पोजीशन ऑफ फ्लावर, क्या था कि फ्लावर लगा कहां हुआ है पौधे पे। देखो पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो ये मान लिया सपोज कीजिए पत्ती है ये। आपको पता है फ्लावर क्या होता है, क्या होता है, फ्लावर क्या होता है। इनफ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो मॉडिफाइड शूट है। इनफ्लोरेसेंस में लगे होते हैं फ्लावर, फ्लावर मॉडिफाइड लीफ ही, फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड लीफ ही है एक तरह से अगर हम बात करें, है ना, एक तरह के शूट। तो इनफ्लोरेसेंस में लगते हैं फ्लावर तो हम कहेंगे वो क्या है, क्या है, मॉडिफाइड शूट है। क्लियर है, पता है। तो भैया ये शूट, ये फ्लावर पत्ती के साथ अक्ष में भी हो सकता है। जब यहां पर होता है तो हम उसे कहते हैं एक्सियल, एक्सियल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल। यहां ना होकर टॉप पर भी हो सकता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल। तब हम उसे क्या कहते हैं, टर्मिनल। कि भाई फ्लावर लगा कहां हुआ है, एक्सियल है या टर्मिनल है। तो एक्सियल और टर्मिनल दो वेराइटीज होगी, दो ट्रेट हो गए। कितने हो गए, मैं बताऊंगा कि ट्रेट दो क्यों होते हैं, ये भी हम अब आगे भी करेंगे, अभी ये सब खुल जाएंगे पत्ते इनके, कि जो फिलहाल हम एज्यूम करके चल रहे हैं, फिर बातें आगे करके खुल जाएंगी सारी कि ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं। फ्लावर हो गया, फ्लावर पे क्या लग रहे हैं, फ्रूट लग रहे हैं। फ्रूट क्या होती है इसकी, पोड होती है, फली होती है। मटर पे क्या लगती है, फली लगती है। तो फली की अगर हम बात करें तो भैया कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड, पोड, पोड का कलर कैसा है, वो ग्रीन है या येलो है, ग्रीन है या येलो, येलो है। अब पोड की शेप, पोड की शेप, शेप ऑफ पोड, पोड जो है भैया, जो फली लगी है वो, आप अगर मटर लेने गए हो तो कुछ मटर आपको इस तरह की दिखाई देती हैं और कुछ मटर इस तरह की दिखाई देती हैं, है ना। वो इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है, इन्फ्लेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड का मतलब संकुचित, कहीं बीच बीच में से सिकुड़ी हुई है। तो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, सीड आ जाएंगे। अब सीड में भी दो चीजें हैं, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड की अगर हम बात करें, सीड सामान्यतः येलो होते हैं, येलो है या ग्रीन है, ये दो वर्ड आ गया, इससे कंफ्यूजन नहीं होना। देखो सीधी सी बात है, कंफ्यूजन कभी रहेगा ही नहीं। मटर की फली कैसी होती है सामान्यतः, ग्रीन, तो ग्रीन, और कभी कभी क्या हो जाती है, येलो। तो मेन तो ग्रीन है, सीड सामान्यतः क्या होते हैं, येलो। देखो जब हम सीड की बात कर रहे हैं पकने के बाद की बात है ना, वो फली के शुरू में तो हरे ही होंगे सारे, शुरू में तो क्या होंगे, हरे ही होंगे सारे, लेकिन वो पोजीशन नहीं, तब हम उसे सीड, एज ए सीड कहते हैं। लेकिन एज ए सीड जो जनरली हम जो कहते हैं, जब जिस रूप में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बाजार से मटर लेने जाओगे ना बोने के लिए, तो आपको कैसे कलर की मिलेंगी, येलो कलर की मिलेगी, बोन कोई कोई उसमें ग्रीन मिलेगा एक दो दाना, ठीक है। तो येलो एंड ग्रीन। सातवां और लास्ट है शेप ऑफ सीड।
भाई सीड ऐसा हो सकता है गोल या थोड़ा सा सुकड़ा हो सकता है, राउंड और रिंकेड, राउंड और रिंकेड। क्लियर? ये 7 पेयर ऑफ ट्रेट उन्होंने लिए। मेंडल के टाइम में मेंडल ये जान चुके, अब मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल ने क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए। ने किसके ऊपर? इन ट्रेट को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए, मेंडल साहब ने। और जब मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किए तो वो ये जान चुके कि भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाली जरूर कोई चीज है जो बिना चेंज हुए आगे पहुंचती है, बिना चेंज हुए आगे। कैसे बिना चेंज हुए? उन्हें कैसे पता लगा? उन्हें ये देखा मेंडल को, ये हटा दो, ये सब ऐसे ही याद करेंगे ना। मेंडल ने क्या काम किया? उन्होंने कुछ टॉल प्लांट लिए। कैसे लिए? टॉल प्लांट लिए और कुछ शॉर्ट प्लांट लिए। अच्छा हाँ, मेंडल की एक चीज और थी, मटर का फ्लावर सब बच्चों ने देखा है, एनसीईआरटी ने बनाया है उसे स्पेशली, देखा है आपने? एनसीईआरटी ने उसे स्पेशली एक फ्लावर की संरचना बनाई है बड़ी सी करके, ये जो पलट दिया तुमने। हाँ, उस उसमें क्या खास बात है? नंबर एक, बाइसेक्सुअल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक में ही है। दूसरा, सेल्फ पॉलिनेटेड है, सेल्फ पॉलिनेटेड। तो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट मटर पे कर रहा है, तो भैया वो दो बातों पे खास रखा उन्होंने यहाँ। एक तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली। कैसी ली? ट्रू ब्रीडिंग लाइन से क्या मतलब है? सबसे पहले तो उन्होंने इस पे काम किया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन के ऊपर। ट्रू ब्रीडिंग लाइन के ऊपर क्या मतलब है भैया? समझो ध्यान से, मान लो कोई ट्रेट है, क्या है? जैसे लंबेपन का ट्रेट है, लंबा पौधा लंबा है, तो भैया एक पीढ़ी को उगाया उसने, हाँ भाई सारे कैसे हुए? लंबे ही हैं। फिर अगले, उनसे भी लंबे, कई पीढ़ियों तक उगा के देखा उन्होंने कि भैया लगातार लंबे दे रहा है, इसका मतलब ये ट्रू लाइन का पौधा। ऐसे ही बोने को उगाया, पहले में क्या होगा? बोना, फिर अगली पीढ़ी बोने की, कई पीढ़ियों को देखा उसने तो कैसे है? बोने। तो इट मीन इट इज ट्रू। कैसी लाइन है? ट्रू लाइन है। ये एक जैसे ही जो कई पीढ़ियों तक, और वो सेल्फ पोलिनेटेड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सेल्फ पोलिनेटेड। उन्होंने उसमें विशेष ध्यान रखा, सेल्फ पोलिनेटेड रखा उन्हें, और कई पीढ़ियों तक वो एक जैसे ही कैरेक्टर देते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? उनकी लाइन क्या है? ट्रू है, एक तरह की वो जी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहा ट्रू लाइन। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, अब वो उन्हें क्रॉस पोलिनेट भी करा सकते थे, उनके पास एबिलिटी थी, वो क्या करा सकते थे? आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेट। क्रॉस पोलिनेट कराएंगे तो कैसे कराएंगे? तो आपने देखा कि दोनों चीजें हैं उसमें। क्या क्या है? अच्छा, शांत, एक सवाल मुझे पूछना है। फ्लावर सब बच्चों ने देखा है? फ्लावर के पार्ट पता है सब बच्चों को? है? उसमें मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन का पता है सब बच्चों को? फ्लावर में पता? फ्लावर में फूल देखा है? मेल सेक्स ऑर्गन पता है क्या होते हैं उसमें? तुझे पता है? नहीं, तुझे पता है? इधर बातें नहीं। तुम्हें पता है मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? नहीं। हाँ, नहीं। एक्सपेरिमेंट क्या? घंटा समझ में आएगा तुम्हें? हाँ? जब तुम्हें ये नहीं पता लग, देखो ध्यान से देखो। अब बातें नहीं। फूल को यदि हम देखें तो उसमें कितने
चक्र है चार। तो सबसे बाहर कैलेक्स, फिर कॉरोला, फिर स्टेमन एंड देन गाइनोशियम। ठीक है ना। अब जो कैलेक्स एंड कोरोला है, कैलेक्स एंड कोरोला है। अच्छा, पेडिकिल और पेडेंकिल का मतलब भी पता है तुम्हें? कितने बच्चों को पेडिकिल और पेडेंकिल में अंतर पता है? पेडेंकिल, पेडंकल इज द अपर पार्ट ऑफ पेडिकल, अदर पर स्वेलन पार्ट ऑफ पेडिकल। अगर ये पेडिकल है, पेडिकल क्या होता है? जहां से फ्लावर लगा होता है ब्रांच के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? पेडिकल। और पेडिकल का ऊपरी पार्ट स्वेल हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? पेडंकल। और इस पेडंकल पर ही चारों के चारों चक्र लगे होते हैं। इस पेडंकल के ऊपर ही चारों के चारों चक्र क्या होते हैं? लगे होते हैं। सबसे बाहर की ओर कौन है? कैलिक्स। किस क्या है? कैलिक्स। उसके अंदर कौन है? कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला रिप्रोड फ्लावर के पार्ट जरूर हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट भूमिका अदा नहीं करते, एसेसरी भूमिका अदा करते हैं, सहायक की भूमिका अदा करते हैं। दीज आर एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, while the stamen and the gynoecium directly involved in reproduction, so they are essential organs of sexual reproduction। जब essential है, essential तो दो होंगे, एक मेल एंड एक फीमेल। तो मेल कौन होता है बच्चा? स्टेमन। क्या होता है? स्टेमन। एंड फीमेल क्या होता है? गाइनेशियम। सरसों। हाँ जी। अब स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में भी आपको पता है एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव, तीन पार्ट है इसके, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। एंथर में क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। एंथर में क्या बन रहे हैं? और ये कैसा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये पोलन ग्रेन बन रहे हैं, और इन पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमीट्स होता है। पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या होता है? मेल गैमीट्स होगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो ये कौन है बच्चे? गाइनेशियम। गाइनेशियम के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। गाइनेशियम के कितने पार्ट होते हैं? तीन। सबसे नीचे फूला हुआ पार्ट ओवेरी, फिर है स्टाइल एंड देन स्टिग्मा। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल में क्या होता है? फीमेल गैमीट है उसके अंदर। क्या है? फीमेल गैमीट है इसके अंदर। ओवरी कितने सारे की स्ट्रक्चर होती है? हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ पे भी आगे बहुत सारा फ्लावर के अंदर भी अगर हम बॉटनी में पढ़ेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेशन है। ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर है फ्लावर हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है, पेरिगाइनस है, यानी ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ी होंगी, पढ़ लेंगे है ना। लेकिन वहां से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब तो बस केवल यहाँ से है बच्चों को बताना। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ये है बच्चे, ठीक है। फ्लावर में दोनों लगे हुए हैं। फ्लावर में क्या है? दोनों लगे हुए। अब अगर मुझे कोई प्लांट सेल्फ पोलिनेटेड होता है और मैं चाहता हूं कि वो सेल्फ पोलिनेटेड ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से एक चीज हटानी पड़ेगी। क्या हटाऊं मैं? स्टेमन। ओवरी क्यों ना घटाऊं? वही तो मेन है भैया। ओवरी हटा दी तो बीड कहां, सीड कहां से बनेगा? तो हम क्या करते हैं? स्टेमन को हटा देते हैं। स्टेमन को हटाने की, जो मेल पार्ट को हटाने की घटना को एक विशेष श्रम के नाम से जाना जाता है। कितने बच्चों को पता है श्रम का नाम? हाथ खड़ा करो। दो बच्चे हैं, हाँ बताओ। इमैस्कुलेशन। स्टेमन को हटाना क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन। ये पूछा मैंने इसलिए क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये फ्लावर को देखना आपने, एक हाथ जो है उन्हें स्टेमन को काट रहा है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इमैस्कुलेशन। हाँ, इसलिए ये टर्म याद करनी, इस पे सवाल आएंगे, सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखना है इसे। इमैस्कुलेन कर रहे हैं हम, स्टेमन को हटा रहे हैं। क्लियर।
और जब हम स्टेमन हटा देंगे और फ्लावर को क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे, फ्लावर की क्या कर देंगे, बैगिंग मतलब जानते हैं, हाँ, उसे एक बैग के अंदर बंद कर देंगे, तब उसमें क्रॉस, उसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन भी नहीं होने का और अनडिजायर्ड क्रॉस पोलिनेशन भी नहीं होएगा। तब उसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा वो डिजायर्ड होगा। क्या होगा, डिजायर्ड होगा। तो इस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराया। कहीं पर उन्होंने प्लांट्स की जब ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग चुनी तो वो देखा कि सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है और कहीं पीढ़ियों से क्या करते जा रहे हैं, एक जैसी दे रहे हैं, तो ट्रू लाइन मिल गई। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें क्रॉस पोलिनेट भी किया। उन्होंने क्या किया, क्रॉस पोलिनेट भी किया। और उन्होंने क्या काम किया भैया, यहां पे हम चल रहे थे कि एक शॉर्ट और एक लॉन्ग प्लांट को किया, तो उन्हें जो सीड मिले और उन्हें जब उन्होंने उगाया तो उन्हें सारे कौन मिले, लॉन्ग मिले। सब क्या मिले, ऑफ स्प्रिंग में लॉन्ग मिले। फर्स्ट फीलियल, फीलियल वन और वन के नाम से उसे जान, फीलियल वन और एक्चुअल लाइट लाइट वाले हो, लाइट वाले हो, तिकोना पार्क में पहुंच जाओ, ठीक है। हाँ, वहाँ एक छोटी लाइट लगी है पास के अंदर ही है। इस पे इसका बल्ब खराब है, जल नहीं रहा है। ठीक है, ये सब खराब है, ठीक है। आप मैं तो बाहर सब फैक्ट्री का हाँ, तिकोना रहती, तिकोना ही है, तिकोना सही है। हाँ, दूसरी अंदर कार के अंदर है उसका, और छोटा है टूटा हुआ अंदर, सीमेंट का ही उस पे है। ठीक है। तो सारे कैसे मिले, लॉन्ग, लंबे मिले, लंबे मिल रहे हैं। और उन्होंने फिर इन्हीं किया, तो फिर उन्हें जो है मिक्स मिल गए कुछ। अभी मैं इसे खोल नहीं रहा हूं एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से, केवल वो मोटी मोटी बातें बता रहा हूं जो मेंडल ने सबसे पहले देखी। क्योंकि स्टैटिक आंकड़े तो उन्होंने बाद में बनाए, स्टैटिक आंकड़े तो उन्होंने क्या किए, बाद में बनाए। शुरू में तो प्लांट को बोया, बीज को बोया और देखा। और फिर उन्हें, पहले तो उन्हें अचंभा हुआ कि भैया मैंने एक पेरेंट लॉन्ग लिया, एक शॉर्ट लिया, तो पहली जनरेशन में एक भी शॉर्ट नहीं मिला मुझे, एक भी शॉर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन फिर उन्होंने क्या काम किया कि भाई चलो इन्हें ही क्रॉस पोलिनेट करा देता हूं। तो है F1 पीढ़ी के क्रॉस पोलिनेट कराए आपस में। क्या कराए, क्रॉस पोलिनेट कराने की उन्हें क्या जरूरत थी, एक पेड़ ले लिया और वो अपने आप क्रॉस हो गया। तो उससे जो बीज प्राप्त किए तो उसमें देखा कि उससे कुछ छोटे प्लांट भी मिल रहे हैं, कुछ क्या मिल रहे हैं, छोटे प्लांट भी मिल रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा यार F1 में छोटा नहीं मिला और F2 में मुझे छोटा मिल गया, तो ऐसी कोई ना कोई चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिना अल्टर हुए जा रही है, एक जनरेशन से बिना ऑल्टर हुए, चेंज हुए दूसरी जनरेशन में जा रही है। तो ऐसा क्या है, तो उन्होंने उसका नाम दिया उस समय फैक्टर, कि भाई फैक्टर है जो इन वेराइटीज को, इन कैरेक्टर्स को बिना चेंज किए हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। आगे आप समझेंगे कि भाई ऐसा हुआ क्यों, इसे भी समझेंगे कि ऐसा हो कैसे रहा था कि भैया लॉन्ग को लॉन्ग के साथ कराने पे भी शॉर्ट मिल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये चीज अभी समझेंगे आप, ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा भाई एक चीज ऐसी जरूर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आगे जाती है तो वो बिना चेंज हुए आगे पहुंच जाती है, और उसे उन्होंने उसका क्या नाम दिया, फैक्ट।
लेकिन हम जानते हैं आज की डेट में फैक्टर नाम की कोई चीज नहीं है। उसके स्थान पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जीन। क्या इस्तेमाल करते हैं? जीन। और जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन वास्तव में क्या है? कोई बच्चा मुझे बताएगा जीन क्या है? यस सर। क्या होता है जीन? डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन होती है जिसको प्रोटीन कोड होता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए, या particular segment of DNA which has specific information to synthesize a specific protein, जिसमें किसी विशिष्ट प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। और उसी इंफॉर्मेशन का वो क्या बनाता है आगे चल के? मैसेंजर आरएनए। Yes. और मैसेंजर आरएनए उससे क्या बना देता है? प्रोटीन। यही तो खेल है सारा का सारा। यस सर। तो वो जीन है कि भैया आज की डेट में हम जानते हैं जीन है, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि भैया ये जीन है, ठीक है, मेंडल के टाइम पे उन चीजों का जिक्र नहीं था। तो मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मेंडल से जब लोगों ने कही कि भाई अच्छा चलो फैक्टर दिखाओ, जो तुम बता रहे हो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर, एक ये फैक्टर ही लेके जा रहे हैं चीजों को, क्योंकि पहला सारा मसला यही तो था, यहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुई थी कि भैया वो क्या चीज है जो इन वेराइटीज को, इन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहे हैं। ये तो सबको पता जाते हैं, कौन लेके जाता है ये किसी को नहीं पता था। तो भाई उन्होंने कहा मेंडल को भाई दिखाओ कहाँ है वो फैक्टर। तो क्योंकि उस समय ना तो क्रोमोसोम के बारे में कुछ पता था, ना जीन के बारे में कुछ पता था, इसलिए मेंडल उसे दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा भाई मैं दिखा तो नहीं पाता लेकिन हाइपोथेटिकल है। तो ये कुछ कारण थे, लोगों ने उन्हें मानने से क्या करा कि ये तो बेकार की बकवास कर रहा है, बायोलॉजी में गणित घुसा दिया, फैक्टर कह रहे दिखाने को, उससे दिखाई नहीं जा रहे हैं, और इसलिए उसका काम क्या रहा। लेकिन हाँ ये बाद में जाके है 1900 में यस सर। 3 साइंटिस्टों ने सेम प्रयोग किए और उन्होंने यही रिजल्ट निकाला। उस टाइम तक क्रोमोसोमल थ्योरी भी आ गई थी। यस सर। तब जाके कहा भाई मेंडल तो सही कह रहा था, हम तो उसे वैसे ही बेवकूफ किए जा रहे थे। ऐसा भी होता है, अगर कोई आदमी मतलब वक्त से आगे की बात बतानी शुरू कर देना तो लोग उसे क्या समझने लगते हैं? पागल हो गया, तो पागल है ये, तो पता नहीं कौन सी बात कर रहा है, इसकी बातें ही समझ में नहीं आती, है ना। लेकिन लोगों को बहुत बाद में समझ में आती है कि भाई वो ठीक कह रहा था। चलिए अब हम बात करेंगे इसी बात के ऊपर। तो मेंडल ने कहा कि भैया ये फैक्टर है जिन्हें हम जानते हैं आज की डेट में जीन। तो जब हम मेंडल का जिक्र करेंगे तो हम मेंडल की बात करेंगे, और जब हम इन्हें समझेंगे तो हम एज ए जीन समझेंगे, क्योंकि आगे वही हमें लेके चलो, ठीक है। मेंडल साहब ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने कुछ चीजों को देखा और कुछ चीजों को परखा, और उसके बाद कुछ रिजल्ट निकाले उन्होंने। आज की डेट में हम जानते हैं कि भैया सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? न्यूक्लियस में कौन होते हैं बच्चे? क्रोमोसोम होते। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम कैसे होते हैं ये? क्रोमोसोम कैसे होते हैं ये? डेफिनिट होते हैं। किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं। क्लियर? क्लियर। नंबर 2, अगर किसी प्राणी में क्रोमोसोम है तो निश्चित रूप से उसे एक क्रोमोसोम कहां से मिला है? अपनी मदर से मिला है। एक क्रोमोसोम उसे कहां से मिला है? फादर से मिला है। इस प्रकार एक जैसे कितने क्रोमोसोम हुए उसके पास? 2। कितने हुए? 2। इसलिए हम इन्हें पेयर की बात करते हैं। जो पेयरिंग की हम बात करते हैं 46 अगर हम अपने अंदर बात करें तो हम उन्हें कहते हैं 23 पेयर। क्या कहते हैं? क्योंकि उसमें से आधे कहां से आए हैं? और आधे कहां से आए हैं? फादर से आए हैं। अब एक मदर से क्रोमोसोम आया और सेम क्रोमोसोम यदि फादर से आया है तो वो दोनों के दोनों आपस में कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके बने हैं? क्रोमेटिन फाइबर के। सेल में क्या होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमोसोम किस अवस्था में दिखाई देते हैं? हैं? सेल डिवीजन पढ़ लिया सब बच्चों ने, फिर बता क्यों नहीं रहे हो? है क्रोमेटिन कब कंडेंस होकर क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है?
नहीं इंटरफेस में हाँ इंटरफेस की एस, इंटरफेस का एस जो फेस है उसमें उसमें हमें क्या दिखाई, जीवन है, जीवन के बाद क्या आती है एस, और फिर G2 आएगी, तो एस फेस में हमें क्रोमोसोम का पूरा आंकड़ा दिखाई देगा। क्रोमेटिन चेंज हो जाते हैं किसमें, क्रोमोसोम में। और अगर हम एक चीज होती है क्रोमेटिड, क्या चीज होती है, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, अलग अलग चीजें हैं तीनों, और तीनों का अंतर समझ में आना चाहिए। क्रोमेटिड क्या है, जो ईच क्रोमोसोम है भैया, एक क्रोमोसोम, क्योंकि इसे क्या करना है, अपनी कॉपी बनानी है सेल डिवीजन के द्वारा, क्या बनानी है, और इस सेल में भी बने रहना है, तो अपनी एक कॉपी बनाता है वो। तो एच क्रोमोसोम जो है वो ये तो है ये वाला, और ये है ये वाला, एक ने अपने दो पार्ट बना लिए, तो हमने क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। अगर ये इस तरह से इससे दिखा दूं मैं, तो इससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है, जो एक सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या है, और ये इसका क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, क्या है बच्चे, सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर, इसमें से एक कॉपी उधर चली जाएगी दूसरी सेल में, तो ये वो सेल वैसी ही बनी रह जाएगी, और जर्म प्लाज्म इसका जू का तू बना, ऐसे होता है। तो भैया दो बातें, दूसरी बात समझिए, इन क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या लगे रहते हैं, जीन प्लेस रहते हैं, क्या रहते हैं, जीन रहते हैं, क्या रहते हैं बच्चे, जिन्हें मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। और ये जीन ही क्या करते हैं, कैरेक्टर, जैसे कि हाइट की हमने बात की, किसकी बात की थी, हाइट की अगर हमने बात की थी, प्लांट की हाइट की, तो हाइट का जीन मान लिया ये है, क्या है, कैरेक्टर क्या हुआ, हाइट। तो यहां पर भी जीन है और यहां पर भी जीन है बच्चे, एक मान लिया इसे मदर से मिला है, एक मान लिया उसे फादर से मिला है, तो अगर जिससे भी चाहे जीन मिला हो, हाइट का जीन उसी जगह पे होगा जहां पे एक में है, ऐसा नहीं है कि मदर वाला कुछ नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, नो, वही होगा। हाँ अब समझना क्या है, समझना ये है कि भैया ये जो जीन है, एक कैरेक्टर के दो जीन हो सकते हैं, दो ही जीन है यहाँ पे, एक उस पे है और एक उस पे है। अब ये दोनों जीन में पहले अंतर समझ लें थोड़ा सा, कि और फिर हम बेसिक, ये जीन हो सकता है कि ये वाला जीन इससे कुछ डिफर हो, इस वाले से क्या हो, कुछ डिफर, और इसके कंट्रास्ट में हो। जैसे सपोज कीजिए ये टॉलनेस का है और ये वार्प का है, तो है तो दोनों हाइट के ही जीन, भाई हाइट लंबी है छोटी है ये बात अलग है, कैरेक्टर तो एक ही हुआ, हाइट, हाइट लंबी भी जा सकती है छोटी, तो कैरेक्टर तो हुआ एक, लेकिन उसमें वैरायटी कितनी मिल रही है, तो यानी ट्रेट कितने हो गए, तो a pair of contrasting gene is known as allele, इसे ही हम एलील कहते हैं, a pair of contrasting gene is called allele। समझ में आया एलील क्या है, क्या है, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन इज नोन एज एलील। तो एलील समझ में आया बच्चों, ट्रेट समझ में आया, कैरेक्टर समझ में आया, सेवन पेयर के मेंडल ने जो लिए थे, कैरेक्टर कितने थे, सेवन, ट्रेट कितने थे, एलील कितने थे, 14, एलील भी कितने हैं, 14, ठीक है, हाँ जी, है सब में, अभी पूरे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आने दे पूरी बेटा, अभी तो शुरुआत, अभी तो तुम बेसिक समझ रहे हो, क्या कैसे हो रहा है वो नहीं अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी इनहेरिटेंस तो मैंने समझाया नहीं, सवाल ठीक है, आता यही सवाल है मन में कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन अभी घर में चढ़ेंगे,
पहले तैयारी कर ले, जूते ले ले कि पहाड़ पे चढ़ने लायक हो भी गए नहीं, है ना, छड़ी पकड़ ले हाथ में, वरना पता लगा यार अब तो इसकी जरूरत पड़ रही है, ये तो है नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो पहले इन बेसिक को समझ लो, फिर आएंगे धीरे धीरे सारी समझ में आएंगी, सारी बातें समझाएंगे, आपके ब्लड ग्रुप भी बताएंगे आपको कि आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप ये है, पापा का ब्लड ग्रुप ये है, तो आप में क्या संभावनाएं बन रही है ब्लड ग्रुप होने की, ये बातें भी आपको बताएंगे, आएंगी सारी, और भी कुछ आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी इस लेसन में। तो पहले यहाँ पकड़ ले, इस लेसन का काम ही ये है कि आपको हेरिडिटी को समझाए, इनहेरिटेंस को समझाए। ये समझ में आ गया, जीन दोनों के एक जगह, पहले तो एलील समझ में आ गया। एक कैरेक्टर के कितने एलील हैं बेटा? दो हैं। कितने ट्रेट हैं? दो। ठीक, अभी तो मेंडल शुरू होगा, अभी तो मेंडल को पकड़ना है, अभी मेंडल को अभी हमने पकड़ा नहीं, मेंडल के बाद चलेंगे अभी तो। अब इसमें और बातें शुरू करते हैं। मेंडल ने, मैंने कहा था, एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया था पहले उन्होंने? एक क्लोन लिया, एक प्लॉट लिया। फर्स्ट जनरेशन में क्या गए? अब सुनो ध्यान से, ये जो मैं पॉइंट समझाता हूँ यहीं पे होती है बात जो समझने की है। उन्होंने कहा यार चलो क्या पता इसमें हो रहा, उन्होंने कहा ठीक है कलर ले लो, वायलेट लिया, व्हाइट लिया। फर्स्ट जनरेशन में देखा सारे कैसे हुए? वायलेट। फ्लावर की पोजीशन ली, एक एक्सियल लिया, एक टर्मिनल लिया। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुए? एक्सियल ही सारे। पोर्ट का कलर हुआ, एक ग्रीन वाली ली, एक येलो वाली ली। फर्स्ट जनरेशन में कैसी हुई? ग्रीन हुई। एक इनफ्लेटेड ली, एक कंस्ट्रक्टेड ली। पहली जनरेशन में कैसे हुई? इनफ्लेटेड हुई। सीड का कलर लिया, एक येलो लिया, एक ग्रीन लिया। पहली जनरेशन में क्या हुआ? येलो ही जा रहा है। एक लिया क्या नाम? रिंकल्ड, और एक लिया स्मूथ, राउंड लिया, स्मूथ। हाँ, राउंड लिया। पहली जनरेशन में सारे राउंड लिए। मैंने कहा यार मैं दो अलग अलग तरह के लेके चल रहा हूँ, लेकिन कोई भी कैरेक्टर मैं ले रहा हूँ, पहली पीढ़ी में केवल एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है। पहली जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर, फीलियल वन में केवल एक ही कैरेक्टर शो होता है, दूसरा कैरेक्टर शो नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो उसने कहा कि भैया एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा मजबूत कैरेक्टर, डोमिनेंट। उसे क्या कहा उसने? डोमिनेंट कैरेक्टर। उसे क्या कहा बच्चे? और जो कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है उसे हमने क्या कहा? रेसेसिव कैरेक्टर। क्या कहा बच्चे? तो डोमिनेंट यानी एक ही कैरेक्टर के दो जीन हैं, एलील में दो तरह के जीन हैं, यानी वो सब समान में एक जैसे, बिल्कुल थोड़ा सा डिफर है, तो उसे एलील में एक उनमें डोमिनेंट है और एक उनमें क्या है? रिसेसिव। जो प्रकट हो रहा है वो डोमिनेंट है, और जो प्रकट नहीं हो रहा है F1 जनरेशन में वो क्या है? रेसेसिव। क्लियर हो गया? दो तरह के कैरेक्टर। अब इसके बाद आई कि भाई ठीक है, ये बात ठीक हो गई, कैरेक्टर है, एक आ रहा है एक नहीं आ रहा है, और दूसरा जो आ रहा है फिर वो दूसरी पीढ़ी में जाके शो हो रहा है, दूसरा जो है दूसरी पीढ़ी में आके शो हो रहा है। और फिर उसमें भी देखा कि यार जब दूसरी पीढ़ी में शो हो रहा है तो इनकी संख्या में एक मैथमेटिकल बराबरी दिखाई दे रही है, चाहे लंबे लू चाहे छोटे लू। तो मुझे लगता है कि जो 3/4 है वो हमेशा एक कैरेक्टर, एक पेरेंट्स वाले कैरेक्टर शो कर रहे हैं, और 1/4 जो है दूसरे कैरेक्टर वाले शो हो रहे हैं, हमेशा यही चल रहा है? तो उस आधार को समझने के लिए हमें पहले एक तो अंग्रेजी अल्फाबेटल से इन एलील को प्रकट करना समझेंगे, और उसके बाद फिर पैनेट स्क्वायर को भी देखेंगे, क्या है पैनेट स्क्वायर, और किस प्रकार से मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जो है एक्सप्रेस हो रहे थे, और जो वो बात कहना चाह रहा था यहाँ पे आके वो स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह पाए। तो अब इसका तरीका क्या निकाला गया? उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, सबसे कन्वीनियंट तरीका ये है, कोई भी कैरेक्टर है उसके दो ट्रेट हैं, एक ट्रेट डोमिनेंट हो रहा है, एक ट्रेट छिप रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करो, जो उसका कैरेक्टर है ना, अंग्रेजी में उसे जो भी कुछ कहते हैं उसका कैपिटल लेटर से तो उसका कर दो क्या? जो डोमिनेंट वाला। और जो डोमिनेंट नहीं हो रहा है उसे उसी चीज से, उस ट्रेट को किससे दिखा दो? स्मॉल लेटर से। सपोज कीजिए टॉल है, हाइट है, तो हाइट में क्या है? टॉल। टॉल के लिए क्या रख दिया? कैपिटल। टॉल के लिए कैपिटल, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल। यानी कि ड्वार्फ के लिए डी रखो, नो,
उसे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्रास्ट है, एक के साथ चल रहे हैं, जिनमें एक ही जगह पे उनका स्थान है। तो अगर ये टी है तो ये क्या है, इसे टी है। ठीक है, दूसरा क्या था, है? क्या था, कोई भी बोल दो, एक है उससे बोल दूंगा मैं। शेप ऑफ शील्ड क्या क्या थी, राउंड एंड रिंकल्ड। तो भैया राउंड एंड रिंकल्ड, शेप, सीड शेप, हाँ शेड, पहले पोर्ट कलर को देख लेते हैं, क्या देखते हैं, पोर्ट कलर। पोर्ट कलर में क्या रखा हमने, हैं? पोर्ट कलर क्या था, ग्रीन एंड, जी कहीं से था, ग्रीन शो होता है कैपिटल से। पोर्ट कलर, क्योंकि मैं बताऊंगा ना ये क्यों किया मैंने ऐसा। पोर्ट कलर क्या हो गया, जी, और वो क्या हो गया, स्मॉल जी। अब आता है किसका कलर, ये तो फिर दूसरी जगह भी है, कहाँ है, हैं? किसमें, क्या क्या है, ठीक है ना, अब समझिए मतलब, जो हमने जो भी प्रोमिनेंट है उसे हमने क्या किया, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ थी, हालांकि एनसीईआरटी में दिखाई दी वो मुझे, एनसीईआरटी के अलावा जो मैंने एक्सपेरिमेंट और बुक्स में है तो वहां पे तो ठीक किया हुआ। अब आ जाता है कलर ऑफ फ्लावर, कैसा है, पर्पल और व्हाइट। यहाँ पे उन्होंने एक ट्विस्ट कर दिया, उन्होंने कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू दिया, तो इसे जरा समझ के रखना है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल पी और स्मॉल पी लेना चाहिए था सही तरीके से, तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो रेसेसिव था उसे उठा के उसकी तरह से ले गए थे, तो इसे समझना है थोड़ा सा, है ना, इस घुमाव को हमें समझना है। पर्पल करके दिखा रखा है फ्लावर के कलर में, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू किसके लिए है, पर्पल के लिए, किसके लिए, पर्पल के लिए, और स्मॉल डब्ल्यू किसके लिए है, व्हाइट। ये बात समझनी है, इज दैट क्लियर, अच्छा। अब बच्चे, ये तो सामान्य घटना था। अब भैया ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो एलील है दोनों पे एलील, ये भी तो हो सकते हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, जरूरी है कि एक पे टी एक पे स्मॉल टी हो, या ये भी तो हो सकता है दोनों पे स्मॉल टी हो, या तीसरी कंडीशन ये बन सकती है एक पे कैपिटल और दूसरे पे स्मॉल, जो हम सामान्यतः पढ़ रहे हैं, है ना। अब जब दोनों एलील सेम किसके होते हैं, ट्रेट के हो, सेम ट्रेट के हो, जब दोनों एलील क्या हो, सेम ट्रेट के हो, दोनों जीन सेम ट्रेट के हो, उसे कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं बच्चों, होमो, तो ये कौन है, ये कौन है, होमोजाइगस। और ये, और जब विपरीत हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस, क्लियर। सेम के हो तो होमो, और विपरीत के हो तो हेट्रोजाइगस, इज दैट क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। अब हम पकड़ते हैं किसे, मेंडल। अब हम पकड़ते हैं किसको, इतना करने के बाद हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं। इस, चलो एक और चीज समझ लो इसके साथ साथ, कुछ और बातें भी समझ लो, वो भी समझनी जरूरी है। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। बाहर से किसी प्लांट को देखने पे कैसा दिखाई देगा, या तो वो टॉल दिखाई देगा या वो शॉर्ट दिखाई देगा, टॉल या शॉर्ट दिखाई देगा, ड्वार्फ दिखाई देगा। अब बाहर से देख के तो बाहरी अपियरेंस से तो हम, जो बाहरी अपियरेंस से जो दिख रहा है कोई चीज, उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। क्या कहते हैं, बाहर से जो दिख रहा है उसे कहते हैं फिनोटाइप। ये लड़के हमेशा गलत बोलते हैं, सर फिनोटाइप बोलना है, फिनो का ठीक है। आप देखें, यहां पर देखें,
ये टोल का जीन है, ये भी टोल का एलील है, तो प्लांट कैसा होगा, ये कैसा कैरेक्टर अपियर करेगा, टोल का। ये स्मॉल, ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है, ये कैसा कैरेक्टर प्ले करेगा, ड्वार्फ का। ये टोल है, ये ड्वार्फ है, ये कैसा कैरेक्टर प्ले करेगा, टोल का। टोल के अंदर दो कंडीशन बन रही है, कैपिटल होमोजाइगस कंडीशन भी है और हेटेरोजाइगस कंडीशन भी है। अब बाहर से देख के तो हमें नहीं पता लगेगा, फिनोटाइप देख के तो नहीं पता लगेगा कि भैया इसकी अंदर क्या केमिस्ट्री है। तो जिसे देखकर जो जीनिक पैटर्न का पता लग जाए, जीनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लग जाए, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। जीनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता लग रहा है, वो क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और बाहर से जब हम देख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप। ठीक है, बाहरी अपेयर। आप मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपका मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फिनोटाइपिक प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। आप फिनोटाइपिक कैसे हैं, जीनोटाइप तो हमें नहीं पता है ना। तो फर्स्ट अपीयरेंस कैसी होती है, फिनोटाइप। और ये फिनोटाइप का ही हमें नॉलेज थी, जीनोटाइप हमें नहीं पता लग रहा था, इसलिए हमारी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो हमने उसका जीनिक कंस्टिट्यूशन मेंडल ने देखना शुरू किया। क्लियर। अब एक टर्म होती है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, इस टर्म को पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, जब अलग अलग कैरेक्टर वालों को आपस में क्रॉस करो। अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट्स को, एनिमल्स को आपस में क्या कराते हैं बच्चे, क्रॉस कराते हैं। इट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, समझ में आ गई टर्म हाइब्रिडाइजेशन की भी। अच्छा, जब हम कोई भी क्रॉस कराते हैं, जब हम क्या कराते हैं, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर अपने संज्ञान में रखते हैं। जब हम केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड। मोनो मीन्स होता है एक, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जब दो को करें, और जब दो से ज्यादा रखें, पॉली हाइब्रिड, तब उसे हम क्या कहते हैं, पॉली हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड। जैसे जैसे हाइब्रिड बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, है ना। तो अभी हम, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई है बताओ पहले, है आगे। अब हम समझेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन, सिंगल जीन की इनहेरिटेंस समझेंगे। एक कैरेक्टर को, एक जीन को पकड़ेंगे, दूसरा जीन जो उसके साथ में है वो उससे थोड़ा सा ही अलग हो सकता है, मे बी और नो। ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट करो भैया पहला। मेंडल ने क्या काम किया पहले। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, एनसीईआरटी में है इसलिए, मेल और फीमेल के साइन तो आपने बॉटनी में पढ़ ही लिए होंगे। ये साइन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये साइन है, भाई ठीक है, बताया नहीं सब। तो ये दोनों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, ये बताओ, ये किस चीज का साइन है, बताओ। फ्लावर फार्मूला नहीं पढ़ा, हाँ, अब आ गया यार। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, पढ़िए ना, पढ़िए। हाँ, ये वहीं से है संबंधित। लेकिन हमें यहाँ पे दो ही चीजों की जरूरत पड़ी, यहाँ पे हमें दो ही की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, ये या ये, ठीक है ना। अब आगे यार, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मेल और फीमेल। उन्होंने क्या काम किया भैया, दो ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट दिए, एक ट्रू ब्रीडिंग फॉल और एक ट्रू ब्रीडिंग फ्लावर। अगर हम देखें ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, दोनों जीन एक ही जैसे होंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। और इसका क्रॉस करा रहे हैं वो किसके साथ, ट्रू ब्रीडिंग
ड्वार्फ के साथ ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ कैसा होगा? आप जानते हैं, आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस के दो हिस्से हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? हर एक पेयर में से एक रह जाता है, हर एक पेयर में से हो जाएगा। अगर है तो पोल्स पे लग जाते हैं, एक इस सेल के लिए खिंच जाता है, दूसरा दूसरी सेल के लिए खिंच जाता है। याद आया कुछ या नहीं है? तो मियोसिस में ही होता है ये, माइटोसिस में नहीं होता ऐसा। क्या होता है? अलग 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 हो जाते, तो यानी एक ही एलील रहता है। इसका मतलब है अगर एलील के दो जीन हैं तो एक गैमीट्स में केवल एक ही जीन रहेगा। तो अगर ये अलग अलग होगा तो एक गैमीट तो ये बना बच्चे, और एक गैमीट क्या बना? ये बना। एक गैमीट वो होगा जिसमें ये वाला एलील जाएगा, और दूसरा गैमीट वो होगा जिसमें ये वाला एलील जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसे देखें, एक गैमीट में ये वाला जीन जाएगा और एक गैमीट में ये वाला जीन जाएगा। ये गैमीट्स हैं। अब गैमीट्स क्या कर रहे हैं? आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो ये गैमीट इसके साथ अगर फ्यूज होता है तो क्या करेगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। लेकिन यही गैमीट अगर इसके साथ फ्यूज होता है तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और यही गैमीट यदि इसके साथ फ्यूज होता है तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये वाला गैमीट अगर इसके साथ जाता है तो क्या बनाएगा? कैपिटल टी। ये कौन सी है? फीलियल वन, प्रथम जनरेशन। ये कंडीशन आ रही है भैया। तो 100% क्या है ये? फिनोटाइप 100% क्या है? ये फिनोटिपिकली टॉल है। फिनोटिपिकली 100% क्या है? टॉल है। और जीनोटिपिकली 100% क्या है? हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेंडल ने इन्हें ही क्या कराया? सेल्फ पोलिनेटेड कराया। क्या कराया? सेल्फ पोलिनेटेड कराया इन्हें। और जब इन्हें, ये F1 जनरेशन के हैं, F1 जनरेशन का ये ले लिया भैया टी टी, और एक ये ले लिया टी टी, और इन्हें क्रॉस करा दिया, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स में से हर एक एलील में से क्या होगा? एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा, एक में ये जाएगा। यही तो बात होगी, या कुछ और हो सकता है? अगर ये इसके साथ मिल जाए तो है? और अगर यही इसके साथ मिल जाए तो, ये इसके साथ मिल जाए तो, और ये इसके साथ मिल जाए तो, यही कंडीशन बनेगी। जिससे कि हमने फिनोटिपिकली क्या लिए थे? दोनों लंबे लिए थे। है दोनों लंबे, है दोनों लंबे हैं। ये कैसा है? लंबा है। बाहर से हमें क्या पता लग रहा है जेनेटिक क्या है इसकी, क्या नहीं? ये तो लंबा है ये प्लांट, है ना? और ये कैसा है? लंबा है। ठीक है। और इनकी अप टू जनरेशन ये कैसा है बच्चे? और ये कैसा है? ये कैसा है? और ये कैसा है? शॉर्ट। टॉल है, ये शॉर्ट है। ये कौन सी रेशियो है? 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है। ये फिनोटिपिक रेशियो है। और अगर इसी तरह की जीनोटिपिक देखें तो ये अपनी तरह का 1, ये इस तरह के 2, और ये अपनी तरह का 1। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रही है? 1:2:1। क्लियर? हमने शुरू में एक बात कही थी, मेंडल्स ने सेल्फ पोलिनेटेड ट्रू ब्रीडिंग्स लिए। अगर इसी को सेल्फ पोलिनेट, ये सेल्फ पोलिनेशन ही तो है एक तरह से। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब ये भी वही प्लांट, ये भी वही प्लांट। भैया एक ही तो प्लांट है। एक
प्लांट अलग अलग नहीं है ये, या क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ, बताओ कैसे? एक फूल है, एक फूल में कैंसर लगे हुए हैं, एक फूल में जायांग लगे हुए हैं, कैंसर के साथ जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? ऐसे। और जो ओवम बनेंगे वो कैसे होंगे? ऐसे। तो हुआ तो सेल्फ पॉलिनेटेड ही है ये। हुआ तो क्या है? सेम प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड हुआ कि नहीं हुआ? और लेकिन यहाँ रेशो बदल रही है। लेकिन मेंडल को हमने कहा था उसने सेल्फ पॉलिनेटेड लिए, और ऐसे सेल्फ पॉलिनेटेड लिए जो लंबे थे तो क्या देते थे हमेशा? लंबे। और बौने थे तो हमेशा क्या देते थे? बौने। अगर यही बात इनके साथ करके देखो, इसकी पीढ़ियां उगाओ कहीं, कैसे उगते चले जाएंगे? तो बोने का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। और इसी तरह से इनके साथ चलते चले जाओ तो ये कैसे होंगे? तो यानी ये जो प्लांट है हमें डेफिनेट हो गया ना, ट्रू लंबे थे और ये ट्रू बोने थे, है ना? अगर इसे लेके चलता वो, इनसे जुगाता, तो दूसरी पीढ़ी में आके अटक जाता वो, तो कि भैया ट्रू ब्रीडिंग तो नहीं है, ये तो गड़बड़ कर रहा है मिक्स। ये तो उसके एक्सपेरिमेंट में ना, वहां ट्रू ब्रीडिंग और ये ट्रू ब्रीडिंग में ये अंतर है, वो जो मैं ट्रू ब्रीडिंग की बात कर रहा। इज दैट क्लियर? अब इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से खींचने के बजाय एक साइंटिस्ट ने, कौन? पानट, है ना, सी पानट। उन्होंने कहा यार इसे थोड़ा सा क्या करो, इसे क्या करो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्क्वायर के माध्यम से करते हैं। पेनेट ने क्या किया, इन एक्सपेरिमेंट को जो थे किसके द्वारा कराया गया? स्क्वायर के द्वारा कराया। स्क्वायर की जो अपर पार्ट है, अगर ये स्क्वायर बनाऊं मैं, देखो ये स्क्वायर है ना बच्चे, स्क्वायर के ये पार्ट और इस पार्ट में मैंने कहा यहाँ पे लिखे जाएंगे गैमेट्स। यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे? गैमेट्स। क्या लिखे जाएंगे? गैमेट्स लिखे जाएंगे। और अंदर की तरफ क्या लिखी जाएगी? प्रोजेनी। अंदर की तरफ क्या लिखी जाएंगी? ये स्क्वायर चाहे जितना बड़ा बने जितना छोटा बने, सबसे छोटा तो यही है? इस आधार पे उन्होंने समझाया। और मेंडल जो अपनी बात को पकड़ के चल रहा था, उन्होंने इस बात को भी समझाया। तो अब ये टॉल प्लांट क्या है बच्चे? टॉल प्लांट क्या हुआ? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसका क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं हम? ड्वार्फ प्लांट के साथ। ये कौन है? पी। F1 नहीं है, पी पेरेंट्स हैं ये, इनकी प्रोजेनी बने। अब हमें किसका सहारा लेना है? पैनेट के स्क्वायर का। तो पैनेट ने कहा भैया स्क्वायर ले लो, ले लिया स्क्वायर। एक तरफ मेल गैमीट ले लो, एक तरफ फीमेल गैमीट ले लो। यहाँ पे मान लिया फीमेल गैमीट, इधर हम ले रहे हैं मेल गैमीट। तो भैया ये आएंगे टी एंड, और इधर क्या आ जाएगा? क्लियर हो गया ये? और इसे बना दो, इसे थोड़ा, क्योंकि मुझे सेकंड जनरेशन भी लानी है यहीं पे, तो मैं थोड़ा छोटा करके लेके चल रहा हूँ, ठीक है? चलो, हाँ मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा इसे, क्योंकि सेकंड जनरेशन को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पेरेंट्स तो सिंपल स्क्वायर बनाते हैं, हालांकि जगह कम करने के लिए मैं इसे बर्फी वाला बना सकता था, है ना, लेकिन मैं सिंपल ही बना रहा हूँ जिससे दोनों आ जाएंगे मेरे। ये गैमेट्स हैं बच्चे, ये टी एंड दिस इज टी। ये गैमेट्स इधर है, पहले में भी यही जाएगा क्योंकि दोनों में से एक एक जाना है। तो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये टी इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल टी, और ये इसके साथ मिलेगा तो ये कौन सी जनरेशन है? पीरियल 1, F1 जनरेशन। कैसे हैं सारे के सारे? ऑल टॉल प्लांट। एक चीज और समझ लीजिएगा, एक और शब्द का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो समझा दिया था ना मैंने। जो टॉल प्लांट है, या तो वो ट्रू होंगे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा जब शो हो रहा है, या वो क्या होंगे?
क्या होंगे? हाइड्रोजाइगस हेट्रोजाइगस होंगे। जो हेट्रोजाइगस अपीयरेंस होती है ना किसी की, उसे हम एक और टर्म यूज करते हैं, हाइब्रिड। क्या यूज करते हैं? हाइब्रिड। तो ये कैसे टॉल है? प्योर टॉल। और ये कैसे टॉल है? हाइब्रिड टॉल। ये कैसे टॉल है? हाइब्रिड। ये टॉल तो है लेकिन प्योर टॉल नहीं है। कैसे टॉल है? हाइब्रिड टॉल है ना। तो इनके लिए एक टर्म यूज की जा सकती है, हाइब्रिड टॉल। इज दैट क्लियर? अब उन्होंने F1 जनरेशन में ही क्या करा दिया? सेल्फ पोलिनेशन करा दिया। और जब सेल्फ पोलिनेशन कराया तो फिर वहीं पे प्लैनेट स्क्वायर को, प्लैनेट के स्क्वायर को किया कैपिटल टी। यहां से तो ये बनेंगे गैमेट्स बच्चे, और यहां से गैमेट्स क्या बनेंगे? टी एंड टी। तो क्या बनेगा? ठीक है, इनकी रेशो को यहां लिख देते हैं। ये फिनोटाइप कैसे है? फिनोटाइप फिनोटिपिक कैसे है ये? 100%। और जीनोटाइप भी इनका क्या है? 100% एक जैसा ही है। यहां पर फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है भैया? 3:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या है बच्चे? सब बच्चों को ये बात समझ में आ गया 1:1 क्यों है? इसे दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, दूसरे शब्दों में भी इसे लिखना सीख लीजिए आप। आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में आप मान लिया कितने का है? 20 का है। अब 20 में से जितने आप लिखते हैं तो उतने बटे उतने लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे टोटल कितने हैं? मान लिया इस स्क्वायर में कितने हैं? 4। क्या है? अगर हम इसे देखें, टी कितने हैं बच्चे? आप कहेंगे 1/4। कितने हैं? 4 में से 1, 4 में से 1 है ना ऐसा? 4 में से 1 ऐसा है। टी कैसा है भैया? छोटा कर लिया मैथमेटिकली, ये लिख सकते हैं इसे। और ये क्या है? 1/, इन्हें ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ऐसा 1/4, 2/4 इज टू 1/4। 4 है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 1:2:1। ये रेशो आ जाती है इसकी। 1:2:1 ये रेशो आ जाती है इसकी। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मेंडल ने दो अपने रूल्स दे दिए। मेंडल ने कितने रूल्स दे दिए? एक तो उन्होंने रूल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला क्या दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने कहा भैया जब भी हम ऑपोजिट ट्रेट वाले ट्रू ब्रीडिंग के ऊपर क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में केवल एक पेरेंट से कैरेक्टर अपीयर होते हैं, केवल डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है, जो रिसेसिव होता है वो अपीयर नहीं होता। इसे हमने क्या कहा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के टाइम में ना तो क्रोमोसोम का पता था, ना जीन का पता था, ना सेल डिवीजन का पता था, लेकिन फिर भी देखिए उस बंदे की कल्पना शक्ति। उसने कहा कि भैया कोई ऐसी चीज है जो लेके जा रही है, तो वो तो क्या कही उसने? उसे क्या कहा गया? फैक्टर, सॉरी, जिसे हम आज की डेट में जीन कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात उन्होंने कही, फिर उन्होंने देखा यार ये जब इन्हीं का ही आपस में सेल्फ पोलिनेट करा के जा रहे हैं तो हमेशा एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है। एक निश्चित क्या मिल रहा है? पैटर्न मिल रहा है। हमेशा 3:1 की रेशो में मिलता है। ये किसमें मिलता है? 3:1। इसका मतलब जो पहला कैरेक्टर है जो हाइब्रिड, वो कहीं मिक्स नहीं हुआ, खो नहीं गया, कहीं मिक्स नहीं हुआ, वो समाप्त नहीं हुआ, वो बल्कि वो प्रेजेंट रहा और उसे ही ये फैक्टर लेके आगे पहुंचे। लेकिन दूसरी पीढ़ी में ही क्यों मिल रहा है ये? इसका मतलब ये है दोनों कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब
जिसे हम कहते हैं आज की डेट में कि भैया सेल डिवीजन में दोनों के दोनों पेयर अलग अलग हो जाते हैं, तो उसने कहा भैया सेग्रीगेशन होता है कैरेक्टर्स का, इस फैक्टर का सेग्रीगेशन होता है, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टर दोनों क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होके समाप्त नहीं होते, सेग्रीगेट होते हैं और फिर रिप्रेजेंट होते हैं। तो उसने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा उसने लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसने कहा ठीक है कि फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे हमें डोमिनेंट मिले हैं, रिसेसिव कैरेक्टर जो है और डोमिनेंट कैरेक्टर आपस में क्या नहीं हुए हैं? मिक्स नहीं हुए। फिर टू वो क्या हो जाते हैं? फिर अलग अलग होते हैं। दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं? अलग अलग। अलग अलग होते हैं। अगर मिक्स होते तो अलग अलग नहीं हो पाते थे। यस सर। उन्होंने कहा दोनों सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जब अलग अलग होते हैं तभी तो सेकंड जनरेशन में हमें वो रिएक्टर दिखाई दे जाता है। और वो पेरेंट्स जो ड्वार्फ वाला है वो बिल्कुल ऐसे ही सेकंड जनरेशन का प्लांट ऐसे ही देता है जैसे इसका उसका क्या देता है? पेरेंट देता है। फिर उसकी कई पीढ़ियां उगाई फिर उसने कि भैया ले लिया, फिर उसने F3 भी उगाई इसी से, यस सर। F4 उगाई इसी से, F5 उगाई इससे, कि भाई ये तो सारा का सारा लगातार कैसे दे रहा है? ड्वार्फ ही दे रहा है। तो इसका मतलब मिक्सिंग नहीं हुई है, यस सर। इसका मतलब है मिक्सिंग नहीं। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब ये बात मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कह दी। यस सर। अब हम देखें 3/4 अनुपात 1/4 सॉरी 1/4 1/4 बटे 1/2 या 1/4 है इंटू 1/, इसे जरा हम देखें तो एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। और ये पावर में किसकी दिखाई दे रहा है? 1/2। किसमें दिखाई दे रहा है? 1/2। टी एंड टी दो एक्सपेरिमेंट है, टी एंड टी, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। ठीक है। अब भैया ए प्लस बी के होल स्क्वायर सब बच्चों को पता है किसके बराबर होता है? ऐसे आता है। और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। भाई एक चीज के अगर होल स्क्वायर है तो समझ वो पावर 2 बार है, सेम चीज 2 बार है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। और ये गुना आपने करी है 8th क्लास में, सब बच्चों ने करी है गुना। कैसे करते हो? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी की अगर मैं करूं तो आप लिखेंगे ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसे करते हो? फिर ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए बी एक जैसे हैं। ठीक है बच्चे, आया समझ में? अब ऐसे ही आप इसको निकाल के लाना घर से कि क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, इस पे वर्क करना है तुम्हें और इसका रिजल्ट निकल के आना है, क्या ये इसको पूरा कर रहा है? क्लियर? तो यानी प्रश्न होता है, हालांकि उस अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। तो दो रूल समझ में आ गए आपको? कौन कौन से? लॉ, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे समझ में यहां तक? अब ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है। अब हमें एक चीज समझ में नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, टाइम है 5 मिनट, 5 मिनट बाद छोड़ रहे हैं, एक चीज और समझते हैं। अभी एक और बढ़िया क्रॉस की बात करते हैं। यहाँ पे आप 3:1 की रेशो देख रहे थे भैया। यस सर। फिनोटिपिक रेशो क्या है? 3:1।
अब 3:1 में कौन कौन समाया हुआ है? सर हाइब्रिड हाइब्रिड भी और प्योर अब ये हमें कैसे पता लगे भैया कि ये जो हाइब्रिड है या टोल है? क्या कोई हमारे पास ऐसा पैमाना है, क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे हम ये पता लगा सके कि भैया ये जो पेरेंट था ये टोल वास्तव में प्योर टोल था या हाइब्रिड टोल? इसके लिए होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है बच्चे? क्या होता है टेस्ट क्रॉस? स्मॉल मतलब टी स्मॉल टी से टेस्ट क्रॉस में जब हम किसी भी ऑफ स्प्रिंग का क्रॉस बैक लेके जाते हैं यानी उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? और जो रिसेसिव पेरेंट तो वही होगा जिसमें प्योर ब्रीडिंग रिसेसिव होगी, कोई हाइब्रिड तो हो नहीं सकता। उसके साथ कराते हैं तो भैया हमें पता लग जाता है कि वास्तव में पेरेंट कौन है, कैसा था, प्योर था या हाइब्रिड था। देखे कैसे? अभी आपने देखा ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराया गया स्मॉल टी के साथ, तो आपको क्या मिले यहां पर? कौन मिले सारे के सारे F1 में? और इसका क्रॉस इसी के साथ कराया तो क्या मिला हमें? है हाँ, ये मिल रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? टॉल हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं? ट्वार। अब इनका 4 पेरेंट्स कौन है? अब इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, ये तो रेस से बाहर हो गया, क्योंकि इसका दिक्कत किससे है? इन्हें टेस्ट करना है भैया, टेस्ट तो में इन्हें करना है कि भैया इसका कैसा है। और इनका रेसेसिव ये बैठा है तो इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करा के देखेंगे। तो देखते हैं, ये कैपिटल टी और इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ करा, इसका रिजल्ट तो हमें पता है 100% टॉल, 100% टॉल। हम दूसरे के साथ कराते हैं इसी के साथ साथ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, क्या आएगा? शकर बोर्ड आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो क्या आ गया? 50%। यहाँ क्या था? अगर बैक क्रॉस कराने के बैक क्रॉस आप कराते हैं, अगर सारी प्रोजनी एक जैसी मिल रही है हमें, इसका मतलब हमारा जो प्लांट था वो कैसा था? प्योर था। और अगर 50% एक और 50% एक मिल रही है तो वो कैसा था? हाइब्रिड। ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा? टेस्ट करो। क्या कहा? टेस्ट करो। क्लियर? अब आपका एक प्रश्न आ सकता है, क्या ये क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी हो सकता है? क्या होता है, लेकिन तब इसे टेस्ट नहीं कहेंगे, ये केवल बैक क्रॉस है। करा तो सकते हैं किसी के साथ भी, लेकिन तब हम इसे क्या कहते हैं? तब हम इसे रखते हैं बैक क्रॉस की श्रेणी में, ना कि टेस्ट क्रॉस की श्रेणी में। तो आज की डेट में आपने इतना सीखा कि भैया कोई भी कैरेक्टर होता है उसके 2 ट्रेट होते हैं, दोनों ट्रेट के जीन जो है 2 अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, और वो क्रोमोसोम जो है उनके जीन में थोड़ा सा अंतर हो। जब वो कंट्रास्ट में है तो ऐसे जीन को हमने क्या नाम दिया? एलील। जब वो कंट्रास्ट में है तो हमने उन्हें क्या कहा? एलील। ठीक है, जब वो दोनों एक जैसे हैं तो क्या कंडीशन बनी? होम हो जाएगा। जब वो विपरीत है तो हिटर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट जीन ही अपीयर होता है, तो जो जीन अपीयर होता है, जो वैरायटी अपीयर होती है, जो ट्रेट अपीयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट। और जो छिप जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रिसेसिव। क्लियर? यहां तक बात समझ में आया? इसी के आधार पे आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आया। लेकिन सेकंड जनरेशन में चूंकि ये फिर दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई तब तक नहीं दे सकते जब तक वो एक दूसरे से क्या ना हो, अलग अलग ना हो। तो सेग्रीगेशन आया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आया।
हालांकि स्क्वायर समझ में आया, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रिंग। ये इसके अलावा हमने और क्या बात बताई आपको आज? टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया। टेस्ट क्रॉस सब बच्चे को समझ में आया, जेनेटिक्स समझ में आई, इनहेरिटेंस समझ में आई, वेरिएशन होता है डिग्री ऑफ चेंज ना। और ये वेरिएशन आती क्यों है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ध्यान रखिए, जो हमारा मियोसिस होता है, मियोसिस में एक घटना होती है कौन सी? क्रॉसिंग ओवर की। कौन सी घटना होती है बच्चे? क्रॉसिंग ओवर की। उसके कारण ही जो हम सामान्यतः कराते हैं, एक प्राणी दूसरे प्राणी से जो थोड़ी बहुत ही भिन्नता रखता है, एक भाई दूसरे भाई से, एक बहन दूसरी बहन से, एक भाई दूसरी बहन से जो भिन्नता रखता है कैरेक्टर्स की, दैट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। भाई भाई से, है ना, कैरेक्टर में भिन्न है, किसके कारण है? क्रॉसिंग ओवर की घटना आपने पढ़ी होगी। जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पार्ट की एक्सचेंज हो जाती है, एक छोटे से टुकड़े की आपस में क्या हो जाती है? एक्सचेंज हो जाती है। एक्सचेंज हो जाती है, फिर हमने बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, एक चेंज हुआ दूसरे में गया, एक चेंज हुआ दूसरे में गया। तो जो पेरेंट था वैसा जीन तो बिल्कुल नहीं गया, उसमें थोड़ा चेंज होके ही गया है। तो इसका मतलब वो पेरेंट से थोड़ा क्या होता है भिन्न। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसमें कितना पार्ट टूट के जा रहा है, उस पार्ट में कोई चेंज करने वाला जीन है भी या नहीं भी, वो अलग चीजें हैं। लेकिन कारण वेरिएशन का क्या है? क्रॉसिंग ओवर। ये बातें समझ में आई आप सब बच्चे को? हैं? तो इतना सब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे, सबको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल तो है नहीं, है ना। और आपको पता लग गया कि भाई कोई भी कैरेक्टर होता है डबल में दिखाना होता है? कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। अब जेनेटिक्स में कुछ बचता नहीं है। इसके बाद तो आगे घटनाएं आती रहेंगी और हम उन्हें एक्सप्लेन करते रहेंगे, यदि किसी आधार पे वो एक्सप्लेन होती चली जाए। तो कल हम लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे। मेंडल अपनी जगह पूरी तरह सही नहीं थी, है ना, वो भी पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कल हम जानेंगे। कोई प्रश्न है यहाँ तक तो पूछ लीजिए बच्चों, को प्रश्न है? एनी क्वेश्चन कोई पूछना है, कोई क्वेरी दिमाग में रह गई हो? कल आएंगे तो नहीं, अगर अभी कोई बैठी हुई आई हो तो। ये तो यहाँ तक है कुछ संशय मिटे या कोई संशय रह गया दिमाग में? है? बस पूछो पूछो। टेस्ट क्रॉस नहीं समझ में आया? टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है, ऑफ स्प्रिंग है ना, क्या ऑफ स्प्रिंग पकड़े गए हम। ऑफ स्प्रिंग कोई ऑप्शन का मतलब बच्चे, और बच्चे का पेरेंट्स से रिसेसिव, और क्या हो रिसेसिव, उससे कराए। उससे कराने से हमें पता लग जाएगा कि अगर उनसे उसको सारी संतानें से वो सारी संतानें कैसे दिखाई दे रही है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रही है। तो इसमें मतलब जो वो संतान है ना जिससे हमें क्रॉस करा, क्या फील होता है। और आपको यहाँ में आपको हमें पता चल यहाँ पे भी हम पता कर सकते हैं ये क्या है। आगे डायरा नहीं हो रहा है, इससे बहुत कुछ आगे उसमें कैसे मिलेंगे इनमें आपस में कितने मिल रहे हैं ये बात है, ये लग रहा है ठीक है। अब ये कैसा बाहर से देखने से कैसा लग रहा है? ये कैसा है? और ये
अब हमें ये प्रॉब्लम आ गई कि यार ये जो लंबे हैं, ये ऐसे वाले लंबे हैं या ऐसे वाले लंबे, ऐसे कैसे पता लगाए? इसे पता लगाने के लिए ही इनका क्रॉस किसके साथ करेंगे, इसके साथ। ऐसा ऐसे। हाँ, अगर ये सारे के सारे ही लंबे आ गए और ये 50-50 सारे लंबे आ गए तो ठीक है, 50 लंबे तो क्या तो ये